आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल हायर डेवलपिंग सेशंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे के कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब कोई भी फ्लूइड, ठीक है, और प्रोटो का मतलब होता है एक सेल। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड, इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। अब ये कैसा होता है, जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। तो इसकी जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, जेली। आप लोगों ने सबने बचपन में खाई होती है, जेली टॉप की आती है, तो उसकी जो नेचर है इसका कैसा होगा, जेली लाइक होगा, कलरलेस होगा और कैसा होगा, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, जिस वजह से ये इसकी जो बिहेवियर हो गया वो कैसा हो गया, सेमी फ्लूइड हो गया। इट इंक्लूड्स ऑल सेल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। अब ये किसी भी सेल के अंदर जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जितने भी, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, या कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सेल के वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रोटोप्लाज्म में। इनफैक्ट सेल का जो मेम्ब्रेन होगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो भी किसके अंदर आ जाएगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म मेनली आपके टू फॉर्म्स में होते हैं। पहला तो हो गया साइटोप्लाज्म, दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियो। मतलब किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म्स में हो सकते हैं, पहला साइटोप्लाज्म एंड दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस के, ये है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड होगा वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, तो मतलब सेल का जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका साइटोप्लाज्म। वहीं न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियो। तो ये चीज समझ में आई, ये कहाँ होगा, इनसाइड दी न्यूक्लियस, ये होगा आउटसाइड दी न्यूक्लियस। तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म सिर्फ इतना ही है, हमें बस इतना ही जानना था कि एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म काफी बार ये टर्म आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो ये एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर पाए जाने वाला, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होती है। मेनली ये टू फॉर्म्स में पाया जाता है, एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोप्लाज्म पे, उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म में पहला फॉर्म क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी खुद कैसी फॉर्म होगी, इसकी जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मतलब ये है सेल, ये क्या हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड फिल होगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। ये चीज समझ में है। अब साइटोप्लाज्म में मेनली क्या क्या होता है, आपका मेनली बना हुआ होता है वो वाटर से। वाटर का लगभग कितना, 80 to 85% इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन होंगे, प्रोटीन कितने होंगे इसमें, 10 to 15% प्रोटीन्स होंगे। लिपिड्स होंगे इसमें 2 to 4% एंड कार्बोहाइड्रेट्स होगा इसमें 1%। इतना तो हमें सबको पता है कि ये जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो सेल में भी इनका होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आपके साइटोप्लाज्म में होंगे, जिनमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज किसकी होगी, वाटर की होगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपका साइटोप्लाज्म जो है वो कहलाता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एरिना मतलब एरिया,
और सेलुलर एक्टिविटी मतलब कि हमारी बॉडी में सेल हैं तो वो ऐवी थोड़ी है, कुछ ना कुछ जो आपके फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एटीपी फॉर्मेशन, डाइजेशन, हर प्रोसेस जो हो रही है, हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो सेल में ही हो रही है। तो जितनी भी आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली कहाँ होती हैं, वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। अब साइटोप्लाज्म में भी क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब यहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन। तो ये क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। इस वजह से हम साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। उसी तरीके से ये है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन एंड फैट फॉर्मेशन। तो अब ये वाली सारी चीजें जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं सेलुलर एक्टिविटीज वो कहाँ पे हो रही हैं, आपकी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेनली तो आपकी साइटोप्लाज्म में ही हो रही है ना। अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हो जाएंगे आपके, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस एंड वैक्यूल्स। तो ये हैं आपके सेल के कंपोनेंट्स जिनको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, आपके साइटोप्लाज्म में, राइट। तो ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म का टॉपिक कवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। पर न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को समझ गए तो न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सी बड़ी बात है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं न्यूक्लियस। तो चलिए बेटा अब चालू करते हैं न्यूक्लियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारी आज की वीडियो के लिए। तो न्यूक्लियस जो होता है, सबसे पहले बात तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब आपका जो ट्रू न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, राइट। उसमें न्यूक्लियस में ना तो क्रोमोसोम्स होंगे, ना क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे, ना न्यूक्लियोलस होगा। तो आपका प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होगा बट वो ट्रू फॉर्म में नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं सारी की सारी सेल में आपके न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, एक्सेप्ट RBC। हमारे अंदर ब्लड में पाए जाने वाली रेड ब्लड कार्पसेल्स जिनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अवर बॉडी। इसको हम लार्जेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा बहुत कंपोनेंट से बना हुआ है। दूसरा इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, उन सारे कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाद इसको कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो डायरेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। तो जो सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो इसको डायरेक्टर इसलिए कहते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर activities and it is discovered by Robert Brown in 1831। तो हमें कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये प्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेकंड, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831।
डिस्कवरी के बारे में कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा सिवाय किसके, आरबीसी के। नेक्स्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल। नेक्स्ट it is called as director of the cell because it controls all cellular activities, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब जैसे मैंने कहा कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, क्यों, क्योंकि ये बना हुआ होता है अपने आप में बहुत सारे कंपोनेंट से। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं 4 मेन कंपोनेंट। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियोलस, थर्ड क्रोमेटिन एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको हम क्यों ना एक डायग्राम से समझते हैं। ये है अपना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो हम बना रहे हैं वो है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। इन न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं आपके ईआर। कैसे भी ईआर हो सकते हैं, ये तो हमारे हो गए स्मूथ, ये कैसे हो गए हमारे रफ ईआर। दूसरी बात कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे आपको देख लो 2 बार, इसको कहेंगे बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में आपको ये थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा है। उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो और क्या क्या पाया जाएगा आपके न्यूक्लियस में, आपके पाए जाएंगे यहाँ पे कुछ फाइबर्स, जिसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो इसको क्या कह सकते हो आप, क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस, ताकि हम इन कंपोनेंट्स को आगे और स्टडी करें। न्यूक्लियस जो है वो आपका किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपका ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, इसमें हमने क्या देखा है, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट आपके ये फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इनको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी रहेगी, वो कौन सी हो जाएगी, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एंड इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज, यू कैन सी दिस स्पेस। एंड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, एक तो हो गया बेटा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भी जो स्पेस दिखाई दे रहा है, उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियो पोर्स। तो इसी डायग्राम से देखिए हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कितनी सारी चीजें पता चल गई। पहली बात तो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आपके एक तरीके से बाउंड्री का काम कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर का जो प्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म कहाँ है, सेल न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म, और ये हो गया अपना न्यूक्लियस। तो इन दोनों को एक तरीके से इनके बीच में बाउंड्री का काम कौन कर रहा है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या यू कैन से न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बनकर बनी हुई है, आउटर और इनर, जिसके बीच में जो स्पेस होता है वो होता है न्यूक्लियर स्पेस। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोपोर्स। तो
अब हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही इन कंपोनेंट से बना हुआ है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कंपोनेंट जो है वो क्या क्या काम करते हैं। तो पहला है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कार्योथीका। कार्योथीका, ठीक है। इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ना या तो सिर्फ सॉल्यूट को एंटर करने देगी या फिर सॉल्वेंट को। सेमी का मतलब हाफ, किसी एक को परमिशन होगी, सबको परमिशन नहीं है भाई आने की, या तो सॉल्यूट आओ या सॉल्वेंट आओ। तो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसकी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसकी ऊपर से ये क्या निकला हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, SER, और इससे क्या कह सकते हैं, RER। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, कंटिन्यू होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इस कंटिन्यू विद RER। यहाँ पे डायग्राम इसलिए ही बनाया ताकि आपको देख के अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है। अब बाहर ये देखिए यहाँ अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर क्या है आपका साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो काम ही है ना, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एक बाउंड्री की तरह वर्क कर रही है। तो ये क्या करेगा, अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ रेगुलेशन होगा, मतलब जैसे न्यूक्लियस है उसको कुछ भी एसेंशियल कंपोनेंट चाहिए, तो वो किससे लेगा भाई, साइटोप्लाज्म से लेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो अभी हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है, स्टोर है। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म को कुछ चाहिए, तो ये कौन रेगुलेट करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि आपका साइटोप्लाज्म से जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके यहाँ न्यूक्लियस को मिल सके, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में वो आ सके। ये कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो तरीके की मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक न्यूक्लियर स्पेस होता है जिसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और नेक्स्ट थिंग कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके बीच में कुछ ये जो बीच में स्पेस है इसको कहते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर, तो ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड क्या कहलाया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या होगा, जैसे कि साइटोप्लाज्म का क्या था, काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को स्टोर करके रखना, ठीक है, आपका जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इन सबको रखना। उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्या मिलेगा, आपका ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स जो सेल डिवीजन में हेल्प करें, क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन ऐसे थोड़ी हो जाता है, हर चीज को काम करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो प्रोटीन जो होंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और क्या क्या मिलेगा, आपका न्यूक्लियोलाइड मिलेगा, आपका क्रोमेटिन मिलेगा, ये सब आप खुद देख सकते हो, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये क्रोमेटिन फाइबर्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलाइड दिख रहा है, न्यूक्लियोलस, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका सेल डिवीजन, नंबर ऑफ एंजाइम, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कैसा होता है, डेंस स्फेरिकल नेक। ये देखिए ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डेंस मतलब घना, अपने आप में कैसा है, ये घना है, शेप आपको दिख रही है स्फेरिकल, और ये कैसा होगा, नेक। नेक मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, इसकी खुद की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है ना, इसके अंदर एक प्रोसेस चल रही होती है लगातार। कैसी प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए की, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक आरएनए जो है वो बनता रहेगा। आरएनए बोले तो जेनेटिक मटेरियल, काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जो है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आर मैंने क्यों लगाया है, स्मॉल आर एंड कैपिटल, स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स राइबोसोम्स। अब ये जो आरएनए है और ये स्मॉल आर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो ऐसे आरएनए जहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस हो, फॉर्मेशन हो, वो क्या कहलाएंगे, आरएनए। और ये आरएनए कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर।
ये यहाँ पे इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन फाइबर्स का काम क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स का काम ये होता है कि ये किस चीज को रखते हैं? क्रोमोसोम्स को। अब क्रोमोसोम्स क्या हो गए? देखिए ये है बेटा क्रोमोसोम्स। तो ये क्या कंटेन करके रखते हैं? आपके जीन को। और जीन क्या हो गए? किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे कि हमारी बॉडी का हेयर कलर, हमारी आई कलर, हमारा स्किन कलर, हर चीज का क्या है? एक जीन। वो जीन आपकी बॉडी का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। और वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? होते हैं 23 पेयर्स। 23 पेयर्स आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से उसके बच्चे में जब कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम्स की वजह से। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। तो वो क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाएंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स में। क्योंकि ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं? जैसे ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? बाउंड होंगे, आपस में मिलेंगे और आपस में मिलके क्या बना देंगे? एक क्रोमोसोम्स। तो ये चीज समझ में आई कि क्रोमेटिन फाइबर्स का कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किस किस से मिलकर बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। तो एक तरीके से आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका डीएनए है, वो किस चीज में स्टोर होता है? आपका क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें ये किससे बने हुए होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल से। इस वजह से ये चारों के चारों कंपोनेंट आपके क्या हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियस समझना है तो हमें इन चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।